हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। ये चैप्टर एक्चुअली ये हमारा लास्ट चैप्टर है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप जहाँ पे रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाएंगे। रिजल्ट्स यानी कि बिजनेस के रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, सो लेट अस स्टडी दिस चैप्टर इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं जिसमें ये कहा गया है कि अकाउंटिंग कैसा है, एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? मेंटेन क्या करना है? रिकॉर्ड्स। किस चीज़ का? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। सो अकाउंटिंग इज अ साइंटिफिक अप्रोच। देखिए, जब आप किसी चैप्टर का थियोरी पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को आप लॉन्ग टर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम थियोरी में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। सेकेंड है कि इट इज़ अ प्रोसेस। सो फाइनल अकाउंट्स क्या है? एक प्रोसेस है। क्या चीज़ के लिए? फाइंडिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस। यानी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के पीछे दो रीजन्स है। पहला प्रॉफिट लॉस ढूंढना और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटस ढूंढना। अब फाइनल अकाउंट्स बनाने से क्या क्या फ़ायदा होगा, यानी कि इम्पॉर्टेंस क्या है? तो फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पे जो मैनेजमेंट होते हैं, ओनर होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस दैट इज डिसीजंस रिलेटेड टू मनी। हाउ मच मनी वी हैव, हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड, हाउ मच मनी टू सेव। ये सारी चीज़ें, यानी कि कितना पैसा है, कितना हमें सेव करना है, कितना हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे अलावा यानी कि ओनर के अलावा बहुत सारे अदर पार्टीज भी यूज़ करते हैं जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, सो उन स्टेक होल्डर्स को हमारी कंपनी से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो ऐसे केस में उन्हें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से बहुत सारी जानकारी मिलती है जो होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर, ताकि ट्रस्ट बना रहे। सो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स क्या शो करेगा? ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी पैसों की इस ताकत कितनी है हमारे बिजनेस में, ये उन्हें पता चलेगा। ठीक है, यूजफुल फॉर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट यानी कि परफेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए फाइनल अकाउंट्स है, बिकॉज फाइनल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग्स, यानी कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहेगी। हेल्प्स टू नो अबाउट द वेरियस टैक्सेस, यानी हमें अलग अलग प्रकार के टैक्सेस जो गवर्नमेंट को भरने होते हैं उसकी बारे में जानकारी हमें फाइनल अकाउंट से मिलती है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में रिकॉर्ड होती है। फाइनल अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स कब बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है ईयर एंड में। ईयर एंड यानी कि 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल के एंड में बनाया जाता है, जो है 31 मार्च को। लेकिन जब हमें ये ईयर एंड में बनाना है तो इसका सारा जो डिटेल्स है वो ईयर एंड में नहीं कलेक्ट किया जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो डे 1 से शुरू होता है। डे 1 यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में ये प्रोसेस होती है एंड देन 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक क्या होता है? तो हम रिकॉर्ड किन चीज़ों को कर रहे हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सारे ट्रांजैक्शंस होंगे और हर ट्रांजैक्शन का क्या बनेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि प्रूफ, जैसे कि परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पासबुक, चेक बुक, फिर स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। फिर इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से रिकॉर्डिंग शुरू होगा, यानी यहाँ से रिकॉर्डिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का, बिजनेस ट्रांजैक्शन का पहला रिकॉर्डिंग होता है जर्नल में और वही बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग सेकंड होता है लेजर में। तो जर्नल और लेजर में क्या फ़र्क है? तो जर्नल में एक एंट्री बनाई जाती है जिसको एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट अकाउंट होता है। ठीक है, और लेजर में क्या किया जाता है? यही डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को अलग करके रिकॉर्ड किया जाता है, सेम चीज़ों को, ताकि हमें डिटेल रिकॉर्डिंग मिले, किसी एक अकाउंट की जानकारी डिटेल में हमें मिल सके। फिर ईयर एंड में क्या किया जाता है कि ये जो सारे लेजर होते हैं
इन्हें क्लोज किया जाता है और क्लोज करके इनमें से जो बैलेंसेस हमें मिलती है उन बैलेंसेस की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसीलिए लेजर के बाद का स्टेप है ट्रायल बैलेंस। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है इसका नाम ही ट्रायल बैलेंस क्यों है? क्योंकि ये एक चीज़ एक तरीके से ट्रायल है। किस चीज़ का? तो हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कभी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में बांट देता है और शुरू से ही डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रखता है। तो ट्रायल बैलेंस में यही डेबिट और क्रेडिट का टेस्ट लिया जाता है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। पर अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम समझ जाते हैं कि हमने कहीं ना कहीं क्या किया रहेगा, एरर्स यानी कि मिस्टेक्स किए होंगे हमारे रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अगर ये एरर फ्री है यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है, डेबिट क्रेडिट इक्वल है, देन हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? तो पहला फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे रीज़न है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड सेकेंड इज टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस से एक बिजनेस को पता चलता है कि वो नेक्स्ट ईयर बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, क्या वो लॉसेस बेयर करने की ताकत रखते हैं या नहीं। क्योंकि बिजनेस इज़ अ रिस्की थिंग जहाँ पे आपने सोचा रहेगा कुछ, होगा कुछ, जिस वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं, पर क्या वो लॉसेस आप फेस करने की ताकत रखते हो या नहीं, ये एंड में हमें पता चलता है। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें ढूंढने के लिए हम बनाते हैं तीन चीज़ें। तो कौन सी है वो तीन चीज़ें? तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड अंडर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम तीन चीज़ें बनाते हैं। उसमें से पहले दो अकाउंट है और एक स्टेटमेंट है। तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ये कैसे बनेगा? तो साल भर में लिखे हुए हमने जो रिकॉर्ड्स है उन्हीं की समरी की मदद से ये बनेगा। ठीक है, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क है। जैसे ट्रेडिंग क्या है? एक अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? एक अकाउंट है। लेकिन बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये याद रखना है। तो कोई भी आपको पूछे कि फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनते हैं, तो आंसर तीन नहीं होना चाहिए, दो ही होना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स में दो अकाउंट बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड एज बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं बता दूँ, ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमने साल भर अकाउंट्स किया है ना, इन सब की जब समरी बनती है, ठीक है, तो उन समरी को सिर्फ 5 चीज़ों में बांटा जाता है। पहला है कैपिटल, दूसरा है असेट्स, तीसरा है लायबिलिटीज़, फोर्थ है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिफ्थ है इनकम एंड गेन्स। और यही 5 चीज़ों को हमें फाइनल अकाउंट के ये तीनों में बांटना है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों अकाउंट है। ट्रेडिंग में भी खर्चे इनकम जाते हैं, पीएनएल में भी खर्चे इनकम जाते हैं, और बची हुई 3 चीज़ों के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सो पहला देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड गुड्स। ये दो मेन यहाँ पे कीवर्ड्स याद रखने हैं, फैक्ट्री एंड गुड्स, क्योंकि ये अकाउंट है, इसका डेबिट और क्रेडिट साइड रहेगा। तो ये अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। हेडिंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट, इसका डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, ये हो गया फैक्ट्री के बारे में। और गुड्स का, जब गुड्स कम्स इन यानी कि आता है तो रिकॉर्ड होगा, और गुड्स जब जाएगा बिजनेस से तो वो रिकॉर्ड होगा। तो ये बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन से प्रकार का अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यानी यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज़ करना है, जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें आंसर मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ये हमें आंसर में मिलेगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे बिजनेस के जो खर्चे हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो गुड्स के प्रोडक्शन रिलेटेड होगा, यानी कि वो प्रोडक्शन में मदद करेगा, और इनडायरेक्ट यानी कि गुड्स को प्रोडक्शन होने के बाद भी जो खर्चा लगता है वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है खर्चे एंड इनकम को रिकॉर्ड करते टाइम, कि वो ऑफिस के होने चाहिए, ऑफिस एंड बिजनेस, ऑफिस को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव का टाइप होना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे होने चाहिए। सेकेंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होना चाहिए, यानी कि गुड्स को बेचने और बांटने के लिए जो हम खर्चा करते हैं। और तीसरा टाइप होता है फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस जैसे कि इंटरेस्ट, बैंक, बैड डेट्स और डिविडेंड वगैरह, ये सब फाइनेंस एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है, अगेन ये भी अकाउंट है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये प्योरली नॉमिनल अकाउंट है। और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा इनकम एंड गेन्स। ठीक है, और ये भी कौन से प्रकार का अकाउंट है, नॉमिनल। यानी रूल देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज यही अप्लाई हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स यही अप्लाई हो रहा है। और यहाँ से हमें मिलेगा हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यानी कि ये फाइनल जो ओनर को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट है जो स्पेशली इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट है। एक में डायरेक्ट टाइप जाता है, एक में इनडायरेक्ट टाइप जाता है। तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में 2 चीज़ें रिकॉर्ड होती है, वन इज लायबिलिटीज एंड अदर इज असेट्स। ठीक है, लायबिलिटीज़ यानी हम जिन जिन लोगों से उधार लेते हैं वो सारी चीज़ें। एंड एट द ईयर एंड बैलेंस शीट बनाने का रीज़न क्या है कि बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि इस साल के ट्रांजैक्शन में से क्या क्या चीज़ें हमारे पास बच गई है, और उनसे ही हम नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये एक सिंपल सी चीज़ समझने वाली बात है स्टूडेंट, कि इनकम और एक्सपेंसेस से हम कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस ये तो होने ही हैं। तो क्या हमारे पास बचा हुआ है, यानी हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और सामने कितना उधार लिया हुआ है। प्रॉपर्टी बेच भी दी तो उधार हमारा पे होना चाहिए, उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। अगर हमारी एसेट और लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, मतलब हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें 2 ही क्राइटेरिया मेन है, लायबिलिटी और असेट्स। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा कि हम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अभी इन्हीं अकाउंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको हमेशा लिखना रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और क्वेश्चन में ईयर दिया रहेगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे 2 अमाउंट के कॉलम हैं। 2 अमाउंट के कॉलम का नाम है, इसको इनर कॉलम कहते हैं, इसे आउटर कॉलम कहते हैं। दोनों साइड इनर एंड आउटर। इसका क्या मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को एडजस्टमेंट होती है उन्हें हम इनर कॉलम में लिखते हैं, और जिन चीज़ों को एडजस्टमेंट नहीं होती यानी प्लस माइनस नहीं करना होता उन्हें हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, सो अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद रखने के लिए बहुत 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 सिंपल है। ये टेबल याद रखो, ये जो मैंने लिखवाया अभी, ये याद रखो कि यहाँ पे गुड्स और फैक्ट्री के बारे में जाता है। तो पहले हम देखते हैं गुड्स के बारे में क्या क्या है। तो अगर समझो पिछले साल के गुड्स आपके पास बचे हुए हैं, उससे आप इसी साल का कंटिन्यूएशन करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक हमेशा, और इसकी अमाउंट हमेशा आउटर कॉलम में ही आएगी। जैसे ही जिसको ओपनिंग स्टॉक आ गया, याद रखना है कि अगेन इस साल के एंड में जो कुछ गुड्स बच जाएगा, जो बिकेगा नहीं, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। तो इसे ऑपोजिट साइड पे लिख देते हैं। जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे आपको ये याद हो जाएगा,
उतना कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, पर जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है उससे पूरा साल भर नहीं चलता। इसीलिए हम क्या करते हैं, नए गुड्स को खरीदते हैं। तो खरीदने के लिए टू परचेज से एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, परचेज करने के बाद कभी कभार गुड्स खराब आते हैं, डैमेज आते हैं, तो ऐसे केस में आप रिटर्न्स करते हो। तो यहाँ पे लिखा जाता है परचेज रिटर्न्स, और ये माइनस करके आउटर कॉलम में लिया जाता है। ये मैंने कहा था ना, एडजस्टमेंट होती है, प्लस माइनस करना है, फिर आउटर कॉलम में लेना है। तो वैसे ही जैसे परचेस करोगे तो बट ऑब्वियस है गुड्स को बेच के ही पैसा कमाओगे, तो अपोजिट साइड पे आ जाएगा बाय सेल्स। तो जैसे सेल किया हुआ गुड्स भी वापस आ सकता है, सेल्स रिटर्न, ये भी माइनस होके आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट आ जाएगी। जैसे ही ये हो गया, अब क्या बचा हमारा, तो अब गुड्स रिलेटेड कुछ खर्चा और फैक्ट्री का खर्चा हमें देखना है। तो गुड्स रिलेटेड क्या खर्चा होगा, तो गुड्स रिलेटेड जैसे कि गुड्स को फैक्ट्री तक लाया गया, तो ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड जैसा ही होता है फ्रेट इनवर्ड। फिर अगर समझो गुड्स आपने बाहर से मंगवाए, ये सब मैं डेबिट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं, ठीक है। फिर अगर हमने फॉरेन कंट्री से या किसी और कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करवाया तो टैक्स भरना पड़ता है, जिसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अगर आपका गुड्स, और भी एक टैक्स होता है जब गुड्स लाते हो, तो वो है कस्टम ड्यूटी। फिर गुड्स को लाने के लिए एक और खर्चा होता है रॉयल्टीज। ये सब गुड्स को लाने का खर्चा है स्टूडेंट्स। जब तक गुड्स को लाएंगे नहीं, कैसे आएगा वो फैक्ट्री में, तो ये सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स की ज़रूरत है और गुड्स को लाने के लिए खर्चे करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये होने के बाद आपके आते हैं फैक्ट्री के खर्चे, और बहुत ही सिंपल से फैक्ट्री के खर्चे, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट। अगर हमारी रेंट पे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को खतरों से बचाने के लिए फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल जैसे कि कोल, गैस, वाटर, और भी जैसे फ्यूल हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को हम क्या देंगे, वेजेस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सारा डेबिट साइड पे खर्चा लिख दिया गया है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट के अलावा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ सकती है, पर आप सोचिएगा कि अगर वो फैक्ट्री का है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग में जाना चाहिए, ठीक है। अब गुड्स से मैं और कुछ चीज़ें बताऊंगी स्टूडेंट्स, जैसे कि गुड्स को खरीदने के लिए आप परचेज लिखते हो, बेचने के लिए सेल्स लिखते हो, पर गुड्स के बाहर जाने के और भी तरीके हैं, तो वो सब क्रेडिट साइड पे आएंगे, जैसे कि बाय गुड्स, लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, थेफ्ट, चोरी हो गए, या इन ट्रांजिट यानी ट्रांसपोर्ट के दौरान बर्बाद हो गए, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। गुड्स बिजनेस से जब जब बाहर जाएगा ना, आपको क्रेडिट में एंट्री करना है। फिर तीसरा है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, यानी जब वो प्रोप्राइटर लेके जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये भी एंट्री यहीं पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इतनी सारी एंट्री ट्रेडिंग में करते हैं, पर इन्हें बाय हेड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब क्या होगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का कंप्लीट पोस्टिंग कर लेंगे तो हमें इस अकाउंट को क्लोज़ करना होगा। तो अकाउंट को क्लोज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, जैसे हम लेजर को क्लोज़ करते हैं वैसे ही इसे क्लोज़ करेंगे। तो क्या होगा, इसके आपको हमेशा आउटर कॉलम का टोटल लेना है, ठीक है, आउटर कॉलम का टोटल लेना है। तो आपको पहले क्या करना होगा, ट्रेडिंग के डेबिट का टोटल लेना होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल लेना होगा। दोनों में से जो टोटल बड़ा आएगा तो हम अंदाज़ा लेते हैं कि क्रेडिट का टोटल बड़ा आया। तो जब क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा तो बड़े टोटल को ही दोनों जगह लिखना है, और फिर उसमें से डेबिट का छोटा टोटल माइनस करके बैलेंस डेबिट में कम पड़ रहा था तो वो डेबिट में ही आएगा, और यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस
प्रॉफिट कैरी डाउन। प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या है? खर्चे। क्रेडिट साइड पे क्या है? इनकम। तो जब मैंने कहा कि क्रेडिट बड़ा है मतलब इनकम बड़ा है, यानी खर्चा एक्सपेंस वाली साइड छोटी है। तो जब इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हो तो आंसर प्रॉफिट ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए आया ग्रॉस प्रॉफिट। पर यही अगर ऐसा हुआ कि अगर डेबिट बढ़ाया, मतलब ऐसे होगा कि एक्सपेंस में से इनकम माइनस करनी पड़ेगी, यानी हमें लॉस हुआ है, हमने जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो आंसर क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। अब ये जो मैंने कैरी डाउन लिखा है इसका मतलब क्या? तो ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट सेम है, इनर आउटर। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो यहाँ से वो इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और वही अगर लॉस है तो लॉस आएगा कुछ यहाँ से यहाँ डेबिट में, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ये होने के बाद हम हमारा P&L अकाउंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे हमने देखा था, अगेन मैं बोलूँगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी हम यही टेबल का चार्ट में मैंने जो बताया, 3 अलग अलग प्रकार के खर्चे और इनकम की हम बात करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे पहले तो ऑफिस की हम बात करेंगे। तो ऑफिस के खर्चों में क्या क्या आ जाता है? तो ऑफिस के खर्चों में आ जाता है टू सैलरी, सबसे पहला, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, फिर आता है टू इंश्योरेंस, फिर टू ट्रैवलिंग, टू ऑडिट फीस। ये सब ऑफिस के खर्चे। ठीक है, फिर अब बात आती है हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गुड्स को बेचने के लिए हम क्या क्या खर्चा कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं। तो टू एडवर्टाइजमेंट, टू पैकिंग चार्जेस, गुड्स को पैकेजिंग करवाना, टू सेल्समैन सैलरी, टू आप डिस्काउंट ऑफर करोगे, टू गुड्स को बाहर भेजोगे तो आएगा कैरेज आउटवर्ड, और वैसे ही टू फ्रेट आउटवर्ड, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे लॉसेस। ठीक है, तो लॉस कौन कौन सा हो सकता है? जैसे हमने देखा ना, लॉस, गुड्स गया, चोरी हो गया तो हमें क्या होगा? लॉस। तो टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस बाय फायर, ये है लॉसेस हमारे। ठीक है, फिर इसके अलावा अभी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी आता है टू कमीशन, कमीशन भी देंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंसेस के बारे में। तो फाइनेंस के खर्चे जैसे कि टू इंटरेस्ट, टू डिविडेंड, टू बैंक चार्जेस, ये हो गए हमारे फाइनेंस के खर्चे। और टू डेप्रिसिएशन, ये भी लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। और इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो बच जाती है वो है टू बैड डेट्स। एक फॉर्मूला है, ये याद करना है, प्लस न्यू बैड डेट्स
प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है। यूजुअली ओल्ड आरडीडी है ना पीएनएल के क्रेडिट में आता है, पर क्योंकि वो फॉर्मूला का पार्ट बनती है साइड चेंज होता है, और साइड चेंज होने की वजह से ये क्रेडिट में आ जाता है। तो यूजुअली सारी अमाउंट तो क्रेडिट अपना आउटर कॉलम में ही आएगी। अगर कभी एडजस्टमेंट आ गई तो बस वो इनर कॉलम में आएगी, बट फाइनल आंसर आउटर कॉलम में ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें जो ऊपर भी यानी ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिपीट हुई थी और यहाँ पर भी है, तो उनके बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं कि अगर आपको उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के लिए फैक्ट्री शब्द होना ज़रूरी है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस। और वही सिर्फ अगर रेंट और इंश्योरेंस आता है तो उसको कंसिडर करना है कि वो ऑफिस का है। उसके अलावा कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये है खर्चे। पर खर्चे है तो एक डायरेक्ट नेचर का है और एक इनडायरेक्ट नेचर का है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड जो था वो डायरेक्ट नेचर का है और कैरेज आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट नेचर का है। अब मैं बात करती हूँ पीएनएल के क्रेडिट में। आप बोलोगे सब तो इतना बड़ा डेबिट लिख दिया, कैसे याद हो जाएगा? तो इनमें से 5-6 चीज़ें हैं जो आप क्रेडिट में लिख सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ें, जैसे कि यहाँ रेंट है तो ये खर्चा है, पर यही बाय रेंट आ सकता है क्योंकि ये आपकी इनकम भी बन सकती है। फिर उसके अलावा यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ भी बाय डिस्काउंट आ सकता है, पर ये डिस्काउंट रहेगा हमारा रिसीव वाला जो हमें मिलता है, तो हमारे लिए फ़ायदा है। फिर यहाँ है इंटरेस्ट, कमीशन, तो यहाँ भी आ जाएगा बाय कमीशन, पर कौन सा वाला कमीशन? रिसीव्ड। फिर है इंटरेस्ट, तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी ये चीज़ें हैं जो डेबिट में भी आती है, क्रेडिट में भी आती है। फिर है डिविडेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डिविडेंड रिसीव्ड। फिर एक चीज़ है यहाँ पे बाय मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस को सन्ड्री भी कहा जाता है। इनकम, तो अगर इधर इनकम है तो यहाँ एक्सपेंस भी होगा टू मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी हमने कंप्लीट किया। अब अगेन सेम प्रोसीजर, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का टोटल लेना है। दोनों का जब आप टोटल लोगे, कौन सा? आउटर कॉलम का। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक साइड बड़ी आएगी तो समझ लेते हैं कि क्रेडिट साइड बड़ी है फिर से। ठीक है, तो क्रेडिट साइड अगर बड़ी आती है हमारी तो प्रोसीजर सेम है कि जो बड़ा टोटल होता है उसी की मदद से हम अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो बड़े टोटल को दोनों साइड लिखा और डेबिट साइड का टोटल जो है ये क्रेडिट के टोटल से माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आंसर आएगा डेबिट में, क्योंकि डेबिट साइड छोटा था। तो यहाँ जो आंसर आएगा इसे कहेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ही क्यों बोला? फिर से क्वेश्चन आएगा। तो अगेन मैं बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कौन से प्रकार का अकाउंट है? तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। इसके डेबिट में सारे खर्चे हैं, क्रेडिट में सारी इनकम है। तो अगर मैंने कहा कि इनकम ज़्यादा है और खर्चा वाला साइड कम है तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस होके आंसर प्रॉफिट आएगा। और वही अगर डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो आंसर आएगा बाय नेट लॉस। सो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम लोग हमारे बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले है लायबिलिटीज साइड। तो लायबिलिटीज साइड पे आ जाएगा कैपिटल, और ये याद ही रखना है। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रही हूँ मैं। कैपिटल में लेस होगा ड्राइंग्स। ये सिंगल एंट्री के एग्जैक्ट ऑपोजिट चलता है। सिंगल एंट्री में हम क्लोजिंग से शुरू होके ओपनिंग तक जाते हैं, और वही बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग है जहाँ से शुरू होके हम क्लोजिंग पे जाएंगे, इसीलिए पूरा साइन अलग हो जाता है। वहाँ पे ड्राइंग्स
ऐड होता है, यहाँ ड्राइंग्स माइनस होता है। ठीक है, ये ड्राइंग्स माइनस कर लिया, फिर इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या आ जाएगा, लेस। अगर ड्राइंग्स लेस तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस। फिर ऐड एडिशनल कैपिटल, आप देखेंगे कि सिंगल एंट्री में ये पूरा अपोजिट है, एडिशनल कैपिटल वहाँ लेस होता है, यहाँ ऐड हो रहा है। फिर ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर अगर आपको नेट प्रॉफिट होता है तो ये ऐड होगा, क्योंकि ये ओनर को मिलता है, प्रोप्राइटर को। नेट प्रॉफिट ऐड होगा, और वहीं पे अगर आपको लॉस होता है तो नेट लॉस लेस होगा। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। कैपिटल में अगर ड्राइंग्स माइनस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस, कैपिटल प्लस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस, और बचा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ये याद करने का तरीका है। इसके अलावा लायबिलिटीज साइड पे मैं जितनी लायबिलिटीज़ आपको बता रही हूँ बस उतनी ही याद कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। और आपको लायबिलिटीज़ ही सबसे ज़्यादा याद रखनी होती है, असेट्स की लिस्ट तो हमें याद हो ही जाती है आसानी से। तो लायबिलिटीज़ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, तो ये सिंगल एंट्री जैसा ही है। जिसने सिंगल एंट्री के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को पढ़ा है तो मैं बता दूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट दोनों सेम ही है, बस दोनों का नाम अलग है, दोनों का बनाने के पीछे का रीज़न अलग है, पर अंदर की चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पढ़ा था सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कुछ चीज़ें हैं जो ये याद रखनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन। ठीक है, और आया कैपिटल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये याद रख लेना है हमें 5 चीज़ें कैपिटल के अलावा। और इन्हीं 5 चीज़ों का अपोजिट आएगा असेट साइड पे, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स का आता है सन्ड्री डेटर्स, फिर बिल्स पेबल का आएगा बिल रिसीवेबल, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट का आएगा बैंक बैलेंस, फिर है बैंक लोन, तो यहाँ आएगा लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हम लोन लेते तो है, हम लोन दे भी सकते हैं। फिर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अपोजिट प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग यानी पैसा देना बाकी है और प्रीपेड यानी एडवांस दिया हमने, अपोजिट है। तो ये 5 तो हो गए, यानी किसी ने लायबिलिटी के 5 बाय हेड किए तो ये अपोजिट भी बाय हेड हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है कैश बैलेंस, और फिर सारे फिक्स असेट जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, तो ये कुछ फिक्स असेट्स है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स, फिक्सचर्स, फर्नीचर और फिक्सचर्स साथ में आता है। ठीक है, सो ये है हमारे कुछ असेट्स जो हमें आसानी से बाय हेड हो जाता है, कुछ भी ऐसा इश्यू आएगा नहीं, बहुत ही आसानी से आता है। फिर कुछ हमारे इंटेंजिबल असेट भी होते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एंड अदर देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट आउटस्टैंडिंग इनकम भी होता है, इनकम भी तो आउटस्टैंडिंग हो सकती है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अपोजिट होता है प्री रिसीव्ड इनकम। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं
जो आप लिस्ट में ऐड ऑन करके याद रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक बिका नहीं तो ईयर के एंड में वो हमारा एसेट बनता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें उसका पैसा मिलने वाला रहता है। बस आपको क्या करना है, अब ये जो टोटल है ये दोनों का, यहाँ पे कोई एक ज़्यादा एक कम नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं कि हमारा सम टैली हो गया। अगर ये हमारा टैली हो जाता है दैट मीन्स हमने सही तरीके से सम को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज के वीडियो में सारे फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन से लेके फाइनल अकाउंट के तीनों फॉर्मेट्स कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट कवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सम सॉल्व करना सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। Thank you for watching this video till end. If you like this video, please like कीजिए उसको, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड डू नॉट forget to comment and subscribe Commerce Drill for further more educational and helpful videos. Thank you so much.